हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आदर्श कुपौत। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो है हिंदू विधि के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यायिक पृथक्करण एवं विवाह विच्छेद, जुडिशियल सेपरेटेशन और डिवोर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, किस आधार पर जुडिशियल सेपरेटेशन की मांग की जा सकती है, किस आधार पर डिवोर्स की मांग की जा सकती है, इनके आधार क्या क्या हैं, इनकी परिभाषाएं कहाँ दी गई है। और ये सब पढ़ने के बाद हम जो है इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वाले हैं। न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद में बेसिक अंतर क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। न्यायिक पृथक्करण जो है, इसकी परिभाषा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 में न्यायिक पृथक्करण की परिभाषा दी गई है एवं धारा 13 में विवाह विच्छेद की परिभाषा दी गई है। विवाह विच्छेद में क्या होता है कि जब किसी किसी व्यक्ति का जो है विवाह विच्छेद हो जाता है, यानी कि डिवोर्स हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो स्वतंत्र हो जाता है पूर्ण रूप से। वो किसी अन्य व्यक्ति से चाहे तो विवाह कर सकता है, उसके विवाह के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। अपने पार्टनर के साथ सारे अधिकार जो है समाप्त हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की वो बंदिश में नहीं होता है। वो अपना अन्य विवाह कर सकता है और किसी भी प्रकार से उससे संबंध रखने की उसे आवश्यकता नहीं होती। परंतु न्यायिक पृथक्करण में ऐसा नहीं होता। न्यायिक पृथक्करण में पूर्ण रूप से सारे अधिकारों को समाप्त नहीं कर दिया जाता। विवाह के जो अधिकार है उन्हें केवल कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है। न्यायिक पृथक्करण में कोई भी पक्ष दूसरा विवाह नहीं कर सकता, परंतु विवाह विच्छेद होने के बाद कोई भी पक्ष दूसरा विवाह कर सकता है। ये हो गया इन दोनों के बीच में अंतर। अब बात कर लें कि किस बेसिस पे कोई भी व्यक्ति जो है इसकी मांग कर सकता है। न्यायिक पृथक्करण की मांग कब की जा सकती है और विवाह विच्छेद की मांग कब की जा सकती है। तो हिंदू विधि 1955, हिंदू विधि 1955 में आई, तब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर था। इन दोनों के जो आधार थे वो थोड़े अलग थे, परंतु विधि संशोधन 1976 में इन दोनों के आधारों को पूर्णतः सेम कर दिया गया। यानी कि सेम ही आधार पर विवाह विच्छेद की भी मांग की जा सकती है और न्यायिक पृथक्करण भी न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है, और विवाह विच्छेद का आदेश भी, डिग्री भी पारित की जा सकती है। कोई भी सेम ही आधार पर किया जा सकता है। पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, उनका जो क्वेश्चन था उसका आंसर भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं आधारों को कि क्या आधार है। आधारों को जो है तीन भागों में बांटा गया है, यानी कि न्यायिक पृथक्करण या विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद इन आधारों को जो है धारा 13(1) में 13(1) में विवाह विच्छेद के आधारों को बताया गया है। और विवाह विच्छेद के जो आधार है वही आधार न्यायिक पृथक्करण के भी है। तो इन आधारों को भी तीन भागों में बांटा गया है। कौन से भाग? कुछ आधार ऐसे हैं, ये 10 आधार ऐसे हैं जिनको पति या पत्नी दोनों को प्राप्त है, यानी कि पत्नी या पति दोनों में से कोई भी व्यक्ति इन आधारों के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग कर सकता है। ये चार आधार ऐसे हैं, इनको केवल पत्नी ही इन आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका दायर कर सकती है। और ये तीन आधार ऐसे हैं, इन तीन आधारों में दोनों, जब पति और पत्नी दोनों सहमत हैं, तो उनकी सहमति के आधार पर इन तीनों में से किसी भी आधार के होने पर वे विवाह विच्छेद की मांग कर सकते हैं। तो सबको एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। पति या पत्नी दोनों को उपलब्ध अधिकार, दोनों इस आधार में, पहला आधार है जाड़ता का, यानी कि जाड़ता, जाड़ता से अर्थ है कि पति या पत्नी दोनों में से किसी भी एक पक्ष का किसी अन्य व्यक्ति के साथ यदि संबंध है, तो ऐसी स्थिति में दूसरा जो बचा हुआ पक्ष है, यानी कि पत्नी के यदि संबंध है तो पति, और पति के संबंध है तो पत्नी, बचा हुआ पक्ष, दूसरा जो पक्ष है वो न्यायालय में विवाह विच्छेद की जो है याचिका प्रस्तुत कर सकता है इस आधार पर। दूसरा है अभित्याग, जो पिछली वीडियो में आपने कमेंट किया था, उसका आंसर यहाँ है कि अभित्याग। अभित्याग यानी कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति जो है 2 वर्ष से अधिक समय के लिए बिना किसी कारण के अपने पति या पत्नी से अलग रह रहा हो, 2 वर्ष से अलग रह रहा हो बिना किसी कारण के। तो ऐसी स्थिति में जो है बचा हुआ जो दूसरा पक्ष है वो पक्ष न्यायालय में, अगर पत्नी अलग रह रही तो पति, और पति अलग रह रहा है तो पत्नी जो है न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत कर सकती है या कर सकता है। तीसरा जो आधार है वो है क्रूरता,
यानी कि क्रूरता दो प्रकार की होती है, मानसिक और शारीरिक। यानी कि चाहे पति या पत्नी द्वारा किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर शारीरिक क्रूरता की जाए या उसे मानसिक प्रताड़ना दी जाए, मानसिक क्रूरता की जाए, तो ऐसी स्थिति में भी इस आधार पर पति या पत्नी में से कोई भी व्यक्ति जो है न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत कर सकता है। चौथा है धर्म परिवर्तन, यानी कि पति या पत्नी में से कोई भी एक पक्ष जो अपना विवाह के समय जो हिंदू धर्म था, क्योंकि हिंदू लोग पढ़ रहे, तो हिंदू धर्म से उनका विवाह हुआ था और विवाह के बाद वह हिंदू धर्म को छोड़ करके कोई अन्य धर्म अपना लेता है और उससे जो है दूसरा पक्ष संतुष्ट नहीं है और वो अपने विवाह को अलग करना चाहता है, विवाह को समाप्त करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में बचा हुआ पक्ष जो है न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत कर सकता है जब एक पक्ष अपना धर्म परिवर्तित कर ले। पांचवा है मानसिक विकृति, यानी कि विवाह के बाद ऐसी कोई मानसिक विकृति किसी एक पक्ष में हो जाती है जिससे कि दूसरा पक्ष जो है उसके साथ नहीं रह पाता, यानी कि वो या तो संपूर्ण रूप से पागल हो जाता है या किसी ऐसे रोग से ग्रसित हो जाता है जिससे कि जिसका कोई इलाज नहीं है और वो उसके साथ नहीं रह सकता। तो ऐसी स्थिति में भी जो ऐसी मानसिक विकृति जब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी दूसरा पक्ष जो है विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद है छठा पॉइंट है रतिजन्य रोग। रतिजन्य रोग का अर्थ है कि कुछ ऐसे रोग जैसे कि एचआईवी जैसे रोग अगर किसी एक पक्ष को है तो ऐसी स्थिति में उस रोग की जानकारी होने के बाद तो दूसरा पक्ष जो है वो न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत कर सकता है इस आधार पर, परंतु इसमें कंडीशन भी है कि इसको प्रूव करना होगा किसी भी मान्यता प्राप्त डॉक्टर द्वारा जिसकी जो रिपोर्ट है वो मान्य हो और जिसकी जांच कराई जा सके। ऐसी रिपोर्ट के साथ जो है विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की जा सकती है रतिजन्य रोग की स्थिति में भी। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग का अर्थ है कि ऐसा रोग जिसमें किसी एक पक्ष को बहुत अधिक क्रोध आता हो और क्रोध के समय उनका स्वयं पर काबू नहीं रहता हो या वो पूर्ण रूप से होश में नहीं रहते हो, तो ऐसे रोग की स्थिति में भी दूसरा पक्ष जो है वो विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत कर सकता है। इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी जो एचआईवी वाले में हो रही थी। आठवां पॉइंट है संसार का परित्याग। संसार का परित्याग जो है जैसे कि दोनों पति या पत्नी में से कोई भी एक पक्ष जो है अपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संसार का परित्याग कर देता है। परित्याग का अर्थ है यानी कि साधु संत या महात्मा कुछ बन जाता है और अपने सांसारिक जीवन से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में भी जो बचा हुआ पक्षकार है वो इसी आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत कर सकता है। नवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिविल मृत्यु। सिविल मृत्यु मैं अपने पिछली वीडियो में भी समझा चुका हूं, इस बार आपको शॉर्ट में और बता देता हूं। सिविल मृत्यु किसी भी व्यक्ति की कब मानी जाती है? जब कोई व्यक्ति 7 वर्ष या उससे अधिक समय से लापता हो, उसका अपने दूसरे पार्टनर से, यानी कि अगर पत्नी लापता है तो पति को और पति लापता है तो पत्नी को 7 वर्ष से अधिक समय से, 7 वर्ष या इससे अधिक समय से उसकी कोई सूचना ही नहीं हो कि वो व्यक्ति जीवित है या उसकी मृत्यु हो चुकी है या वो कहाँ है, कैसा है, किसी भी प्रकार की कोई सूचना अगर नहीं मिली हो 7 वर्ष से, तो ऐसे व्यक्ति को जो है ऐसे व्यक्ति की सिविल मृत्यु मान ली जाती है, यानी कि सिविल कोर्ट उसे मरा हुआ मान लेती है और ऐसी स्थिति में भी जो है विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। 10वां लास्ट पॉइंट है जो पति पत्नी दोनों को प्राप्त है, वो है न्यायिक पृथक्करण। न्यायिक पृथक्करण का अर्थ है कि किसी न्यायालय द्वारा पति या पत्नी को न्यायिक पृथक्करण की जब डिक्री पारित की गई थी और डिक्री पारित करने के बाद जितने समय के लिए उन्हें पृथक किया गया था उसके बाद भी वो 1 वर्ष तक, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पूर्ण होने के बाद भी 1 वर्ष तक या 1 वर्ष से अधिक समय हो जाने के बाद भी वे जो है सहवास नहीं करते हैं, साथ में नहीं रहते हैं, अलग अलग ही रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी कोई भी पक्ष जो है वो विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत कर सकता है। तो ये 10 जो पॉइंट है ये पॉइंट है जिनमें पति एवं पत्नी दोनों में से कोई भी एक पक्ष जो है न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत कर सकता है। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको न्यायिक पृथक्करण की परिभाषा देनी है, फिर विवाह विच्छेद की परिभाषा देनी है, उसके बाद दोनों के बीच में आपको अंतर को भी समझाना है, उसके बाद इन आधारों को इसी चार्ट के रूप में लिखना है और एक एक पॉइंट को लिखते हुए इनको डिटेल में समझाना है। अब बात कर लेते हैं वे आधार जो केवल पत्नी को उपलब्ध है।
केवल पत्नी को उपलब्ध आधार, ये आधार थे जो पति और पत्नी दोनों को उपलब्ध थे। अब पढ़ने वाले केवल पत्नी को उपलब्ध आधार। पहला आधार पति द्वारा बहु विवाह, यानी कि पत्नी की जब विवाह हुआ उस समय उस समय या उस समय के बाद पति जो है कोई अन्य विवाह कर लेता है जो कि उसकी उस समाज के या उस व्यक्ति के परिवार में रीति रिवाज या रूढ़ी प्रथाओं के अंतर्गत भी नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो दूसरा विवाह कर लेता है तो पत्नी जो है उस व्यक्ति को तलाक के लिए कह सकती है, यानी कि विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत कर सकती है उसके पति से अलग होने के लिए। दूसरा पॉइंट है पति द्वारा बलात्कार, यानी पति जो है पति द्वारा कोई बलात्कार किया गया हो और न्यायालय द्वारा उसे इस कृत्य का दोषी भी ठहरा दिया गया हो, तब जाकर के ऐसी स्थिति में जो है पत्नी विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत कर सकती है। परंतु ये कब होगा? जब न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहरा दिया गया हो, तभी पत्नी जो है विवाह विच्छेद की याचिका इस आधार पर डाल सकती है। भरण पोषण, यानी कि पति जो है अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थ है या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि वो उसका भरण पोषण नहीं कर सकता, उसे साथ में नहीं रख सकता, पालन पोषण भी नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी जो है पति से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने के लिए न्यायालय में याचिका डाल सकती है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है विवाह का निराकरण। विवाह का निराकरण से तात्पर्य है कि 15 वर्ष तक या 15 वर्ष तक जो है उनका विवाह जो है संपूर्ण रूप से नहीं रहा, या कोई जो पत्नी है उसका विवाह जो है बाल अवस्था में हो गया था, यानी कि 15 वर्ष की आयु से पूर्व पत्नी का विवाह हो गया था और पति जो है उसका वयस्क था और पत्नी जो है 15 वर्ष से कम आयु की थी और उसका विवाह हो गया था। तो पत्नी जो है 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद और 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले अगर विवाह का निराकरण कर देती है, यानी विवाह को नहीं मानती है, तो ऐसी स्थिति में भी वो जो है विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में प्रस्तुत कर सकती है। परंतु कब कर सकती है? जब वो 15 वर्ष से छोटी हो तब उसका विवाह हुआ हो और 15 वर्ष पूर्ण होने के बाद और 18 वर्ष की होने से पूर्व ही वो विवाह का निराकरण करती हो तो ही। अब बात कर लेते हैं पारस्परिक सहमति से जो होने वाले विवाह विच्छेद है उनके। 1 वर्ष से अधिक समय से पति या पत्नी अगर दोनों अपनी अपनी सहमति से अलग रह रहे हो तो ऐसी स्थिति में भी वो जो है दोनों पक्ष विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है साथ रहने में असमर्थ, किसी भी कारणवश वो दोनों आपस में साथ रहने में असमर्थ हो और दोनों सहमति से विवाह विच्छेद चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में इस कारण के आधार पर भी किसी भी कारण की वजह से उन्हें अलग रहना पड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में भी वो जो है न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। और पारस्परिक सहमति से स्वीकार करके, यानी कि दोनों पक्ष का कोई भी कारण नहीं है, वे साथ रह सकते हैं परंतु दोनों साथ रहना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति में दोनों अगर इसको स्वीकार कर लेते हैं कि हमें साथ में नहीं रहना, तो ऐसी स्थिति में भी दोनों पक्षकारों द्वारा विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की जा सकती है न्यायालय में। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि क्या न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की याचिका पर न्यायिक पृथक्करण की डिग्री दी जा सकती है न्यायालय द्वारा, यानी कि किसी पक्ष ने इनमें से, चाहे पति ने चाहे पत्नी ने, इनमें से किसी भी कारण पर न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की है, यानी कि वो पक्ष जो है विवाह विच्छेद चाहता है, तो ऐसी याचिका पारित होने पर, ऐसी याचिका प्रस्तुत करने पर भी क्या न्यायालय अपने हिसाब से विवाह विच्छेद न करके न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित कर सकता है? तो ये क्वेश्चन जब उठा तो इसका जो आंसर है वो एक केस में दिया गया, भगवान दास वर्सेस अमर कौर, AIR 1962, पंजाब 144 पेज नंबर। इस केस में न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया, न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि न्यायालय ऐसी स्थिति में स्वयं के विवेक का प्रयोग करते हुए, यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो स्वयं का विवेक का प्रयोग करते हुए स्थिति को संभालने के अनुसार जो है न्यायिक पृथक्करण का आदेश भी दे सकती है विवाह विच्छेद के स्थान पर। यह बात भगवान वर्सेस अमर कौर के केस में कही गई थी। अब हम कुछ ऐसा करने वाले हैं
जैसे हमारी अभी तक सीरीज चलती आ रही है, टोट की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और हिंदू लॉ की सीरीज कुछ समय में कंप्लीट होने वाली है। ऐसे ही जब हमारी 5 सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, 5 सब्जेक्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम इन पांचों सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है उन पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जैसे कि हिंदू लॉ का सारे जो सेक्शन है उन सेक्शन को अलग से एक वीडियो में बनाएंगे, जिसमें सिर्फ सेक्शन सेक्शन को देखने वाले हैं कि एग्जाम में कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है और किस अनुसार आ सकते हैं। तो सारे सेक्शन की एक अलग से वीडियो आने वाली है। आप अपने भी सजेशन जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा आप बताइए कि क्या हमें अपना एक टेलीग्राम चैनल शुरू करना चाहिए जिस पे हम डेली क्विज डाल सकें और आपस में जुड़ करके एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकें। थैंक यू। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बताइए।